हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 15 मीन्स नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। और इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे हमारे नाइट्रोजन फैमिली के वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होती है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से हमारे कंपाउंड बनते हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके लेक्चर का कोटेशन क्या है ये देखते हैं। तो थिंक लाइक प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है ना भाई, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हमेशा सोचो, कैसी भी सिचुएशन हो हम लड़ेंगे, अपने तरीके से मेहनत करेंगे। बाकी रिजल्ट होगा उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपल एक चीज़ है, मेहनत करना है, पूरी मेहनत करना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर किसी फैमिली के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली के मेम्बर्स के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के मेम्बर्स कौन कौन है। तो नाइट्रोजन फैमिली के मेम्बर्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर? याद है कि नहीं याद है? आपको याद ही होगा आई होप। कैसे याद करना? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जब भी हम किसी फैमिली में जाते हैं तो शक्ल से या कुछ चाल ढाल से हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा जो है ये इस फैमिली का ही मेंबर है, ये नहीं कि किसी दूसरी फैमिली का है। तो कोई एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रहती है जिसकी वजह से हम फैमिली के मेंबर को जान पाते हैं। तो वैसे नाइट्रोजन फैमिली में क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन फैमिली का ही है। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, बोलो, ठीक है। उसके बाद से फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी का बताओ आप, तो 51 और बिस्मथ का 83। बात समझ में आई? कैसे पता किया ये देखो, मैजिक नंबर्स हैं अपने पास, वहाँ से हम पता कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। फॉस्फोरस का लिखते हो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आर्सेनिक का अगर आप लिखोगे तो आर्गन 18 हो गया। क्लियर? उसके बाद से 4s2, 3d10, 4p3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो जनरल ट्रेंड आ रहा है वो देखो, NH2 NP3, NH2 NP3, NH2 और NP3, ये बीच वाला आप एक्सक्लूड कर दो। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन फैमिली का वो होता है NH2 एंड NP3, वेयर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना आप, वही लास्ट में काम आएगा। नाइट्रोजन फैमिली का एक अलग नाम भी है जिसको हम बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने फैमिली के मेंबर्स हैं ना, ये सफोकेशन पैदा करते हैं। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में से किसी एक भी एलिमेंट को रख दिया जाए तो धीरे धीरे आपकी सांसें अटकने लगेंगी, सफोकेशन पैदा होगा। ग्रीक वर्ड में निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग प्रोवाइडिंग एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को निकोजेंस भी बोलते हैं। क्लियर? इसको लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मेटलॉइड्स होते हैं। और बिस्मथ टिपिकल मेटल होता है। क्लियर? मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं आप जल्दी जल्दी बताइए मुझको। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। याद है कि नहीं याद है? चलिए ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेटाइन, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक आता है।
क्लियर। अब याद कैसे करोगे, तो जब छोटे थे हम लोग तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, और ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो बहुत सारी लड़कियां आती थी, ठीक है, तो मज़ा भी आता था क्लास में, चलो लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हमने अलग अलग लड़कियों का नाम दे दिया। यहाँ पे देखो नाम दिया क्या, बोला बबीता, बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आती हैं। क्या बोला भाई, हम लोग जब ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लड़कियाँ आती हैं, तो कुछ लड़कियों का नाम हमने ले लिया, जहाँ पे बोला कि बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, ये 4 लड़कियाँ हैं, ये सब भी ट्यूशन आती हैं। बाकी लोग भी आते होंगे लेकिन ये खास करके लड़कियाँ हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन। हमें तो इन मेटल्स को याद करने से मतलब है, क्लियर। तो क्या बोला, बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती हैं, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब सोचो मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल। तो मेटलॉइड के ऊपर वाला नॉन मेटल, मेटलॉइड के नीचे वाला मेटल, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है, इसके बारे में और देखते हैं, इसको नोट डाउन करो आप। ऑकरेंस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में लगभग 79% बाई वॉल्यूम मिलता है, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, सोचो। और फॉस्फोरस की बात करें तो आप सोचो कहाँ कहाँ मिलता है, फॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है। अब फॉस्फेट कहाँ कहाँ मिल सकता है, सोचो ज़रा, हमारी बॉडी की हड्डियों में, क्लियर, और भी फर्टिलाइजर्स में मिलते हैं, और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको फॉस्फोरस चाहिए तो क्या करो, किसी की हड्डियाँ तोड़ो, और हड्डियाँ तोड़ो, वहाँ से फॉस्फोरस निकालो। ये गलत तरीका है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, कैसे कैसे फॉस्फोरस का प्रिपरेशन होता है, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन होता है। और नाइट्रोजन कहाँ मिल सकता है, सोचो, जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो वहाँ से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये देख लिया पहचान क्या होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो हेडिंग डालना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात आती है एटॉमिक साइज। बहुत सिंपल है, बोलो, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा, बताइए, बढ़ेगा ना। कहीं पे गड़बड़ आया था क्या ट्रेंड, बोलो। बोरॉन फैमिली में गैलियम नीचे आया था, ऊपर गैलियम ऊपर आया था, उसके बाद एल्युमिनियम आया था। रीजन क्या था, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बारे में यहाँ बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि डी जो है वो बोरॉन फैमिली के जस्ट नीचे आया था, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। इसके बाद बात आती है कार्बन की, तो कार्बन में पीबी और उसके पहले टीन, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, याद आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया था, पीबी का जो साइज होता है वो छोटा हो गया था एसएन से। यहाँ पे रीजन क्या था, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। रिवाइज करा रहा हूँ आपको। यहाँ गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो गया था, यहाँ पे पीबी का साइज टीन से छोटा हो गया था। बट यहाँ पे जब बात करते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली में, तो ट्रेंड ऐसा ही रहता है, नाइट्रोजन का सबसे कम, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। कोई ट्रेंड में चेंज नहीं आ रहा है। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो आप, डी ऑर्बिटल इसके पहले आते थे, जस्ट एंट्री किया था हमने। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2b, याद आ रहा है, ये 2b ग्रुप है, जिंक वाला ग्रुप 2b ग्रुप है। इसके बाद से बोरॉन की बात आ रही है। तो डी ऑर्बिटल जैसे एंट्री किया तो पुअर शिल्डिंग की वजह से वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था, जिसकी वजह से आपका गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो गया था। गैलियम के साइज़ की बात करें तो 1.38 एंगस्ट्रॉम आता है, एल्युमिनियम का अप्रॉक्स 1.44 एंगस्ट्रॉम आता है। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत छोटा है। एंगस्ट्रॉम खुद में 10⁻⁻10 है, और वहाँ पे 5 से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट ठीक है, ये ट्रेंड है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एफ और डी दोनों का जो पुअर शिल्डिंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, क्लियर। बट यहाँ पे ट्रेंड एज इट इज़ होगा, ये आपने पढ़ लिया होगा बोरॉन और कार्बन फैमिली में, बस रिकैप दे रहा हूँ आपको, ठीक। एटॉमिक साइज की बात हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपने ट्रेंड के अनुसार पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। तो देखो आप, अगर ये एक
एटम है, ये एक एटम है और एक ये एटम है, और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, बाहर वाले शेल से, सबसे बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अगर मान लो यहाँ पे है साइज कम है, यहाँ पे साइज ज़्यादा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगी? बताओ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलती है क्या? नहीं चलती है ना भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो की बात करते हैं, ये रिलेटिवली कम लगता है एज कम्पेयर टू जब नज़दीक रहेंगे। जब नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स रहेगा, तो रिलेशनशिप चल जाती है, जबकि यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड 1/साइज, ये क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पे देखो और बताओ आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बताओ। ये होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो बिस्मथ आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे जो ट्रेंड आता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर बिस्मथ। क्लियर। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 3.04 होता है, 3.04 होता है, याद करना इसको। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.16 होता है। यहाँ इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आएगा, आगे देखेंगे इसको, आप इसको याद रखना। क्लियर। नाइट्रोजन का 3.04, नाइट्रोजन का 3.04, नाइट्रोजन का 3.04। बहुत जगह ये लिखा जाता है कि लगभग दोनों बराबर होते हैं। ऑब्वियसली दोनों लगभग बराबर है, बट ये ज़्यादा होता है। क्लोरीन का 3.16, नाइट्रोजन का 3.04। फिर से बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन का 3.04, क्लोरीन का 3.16। समझ में बात आई। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NCl3, जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, बच्चे बोलते हैं सर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। जब NCl3 के हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ वापस आएगा और वहाँ मैं आपसे पूछूंगा। फिर से सुनो क्या बोला, नाइट्रोजन का 3.04 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का 3.16। जब NCl3 होगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वो किधर से किधर होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर से इधर होगा। इसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। तो कोवेलेंसी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है। क्लियर। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, बताओ आप। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 3 है, 3 बॉन्ड बना लेता है। डाइनाइट्रोजन मिलता भी है भाई, मिलता है ना। क्लियर। तो कोवेलेंसी बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये समझना, बॉन्ड कितना बना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम कितना बना सकता है। तो 3 तो ऐसे बना सकता है, 3 तो ऐसे बना सकता है, लेकिन अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बात करता हूँ आपका N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, O, N2O4। देखो आप 2 1 2 3 तो बन गया, और एक लोन पेयर देके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, 2 लोन पेयर इसने दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तुम अगर कोवेलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी बताओ आप। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन गए? 4। कंफ्यूज मत होना, 3 नहीं होता है, नॉट 3। लड़के यही सोचते हैं, यही गलत करते हैं, नॉट 3। इसको बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिख लेना आप, नॉट 3। फिर बाकी की बात करें तो P AS SB BI, इनकी कोवेलेंसी की बात करें तो जनरली जो कोवेलेंसी होती है इनकी 6 होती है। इसका रीज़न क्या है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इनकी कोवेलेंसी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बना पाता है, जबकि फॉस्फोरस PCl5 क्यों बना पाता है। तो देखो आप, फॉस्फोरस के पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए?
3s3p, लेकिन अभी भी इसके पास ये 3d वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। बोलो भाई, 3d वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कुछ ऐसा आएगा। थोड़ी एनर्जी दी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? तो ये आसानी से 5 बॉन्ड बना सकता है, तो PCl5 बन जाएगा। जबकि नाइट्रोजन की बात करें, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं था, तो 1 2 3 4 5 ये कन्फिग्रेशन हो गया नाइट्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यहाँ अगर एनर्जी हम देते भी हैं तो ये मूव करके कहाँ जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये 3 बॉन्ड यहाँ से बनाता है, और एक जो ये अपना लोन पेयर होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे के बनाता है। दैट्स वाई इसके पास 4 कोवैलेंसी है, और इसके पास टोटल 5 और 6 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे से लोन पेयर भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो 5 भी कोवैलेंसी हो सकती है, 6 भी कोवैलेंसी हो सकती है। क्लियर? इसको नोट डाउन करिए। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा सा अलग आता है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर बना रहा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बॉन्ड्स किस तरह से आपस में अरेंज्ड है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने 4 बार बोला है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। क्लियर? देखना ज़रा। उसके बाद से आता है एंटीमनी, फिर आता है बिस्मथ। मतलब अप टू आर्सेनिक इंक्रीज कर रहा है, देन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ पहली बार कि ये एक्सेप्शन है, ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। पहली बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये एक्सेप्शन है, और कोई तरीका भी नहीं है सोचने का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉप्स, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स मिले थे? 3 मिले थे, डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा C60 C90, क्या बोलते हैं उसको? बकमिस्टर फुलेरिन। ठीक, तो वैसे यहाँ पे एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉप्स मिलता नहीं है, फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं, आर्सेनिक के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन हमें पढ़ना केवल 3 ही है। फॉस्फोरस के केवल 3 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, बाकी सिलेबस में नहीं है। तो नाइट्रोजन डज नॉट शो, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। अगर रीजन पूछे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज वीक, प्रॉपर्टी इज वीक। बात समझ में आ रही है क्या? खुद से सोचो ना। एलोट्रॉप्स जो हमने कार्बन के भी बनाए थे, तो डायमंड का जो एलोट्रॉप्स बनाया था, जो डायमंड का हमने एलोट्रॉप्स बनाया था, देखो आप, ये क्या है? सी 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 सी, ये सब सिंगल बॉन्ड ही तो है, सी सी बॉन्ड ही है। तो वैसे ही सोचो, अगर हम NN बॉन्ड बनाते हैं और PP बॉन्ड बनाते हैं तो कौन स्ट्रांग होगा? कि ये अगर बनाएगा भी ना तो स्टेबल नहीं रहेगा, रिपल्सन ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। N सिंगल बॉन्ड N की बात हो रही है, डबल बॉन्ड नहीं, N सिंगल बॉन्ड N की बात हो रही है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। दैट्स वाई ये एलोट्रॉप्स नहीं फॉर्म करते हैं। ये करते हैं बहुत सारे तरीके से करते हैं, ब्लैक, रेड, वाइट, वॉयलेट, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है, रेड, ब्लैक, वाइट। उसके बारे में हम फॉस्फोरस में बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस था कि एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है नाइट्रोजन, नहीं, बाकी करते हैं हाँ। रीजन क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी वीक होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। जितनी ब्लॉक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जितनी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा, बार बार सेम चीज़ें रिपीट होंगी। सबसे पहले फैमिली को पहचानो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद से उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद बात आती है रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर। अब एयर में 2 तरीके से हो सकते हैं, आप खुद से बताओ, एक तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन।
फिर तीसरा होता है रिएक्शन विथ वाटर, चौथा होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, और पांचवा होता है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। ये बार बार आएगा, सारे ब्लॉक केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ोगे आप तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले फैमिली को पहचानो, फैमिली को पहचानो, तो फैमिली को पहचान लिया। अब फैमिली के मेंबर्स को पहचानो, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये माइंड में बता रहा हूँ आपको। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात समझ में आ गई। चलिए इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंसी एंड एटमॉस्फेरिक की बात हो गई। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये 5 रिएक्शन। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक आता है जिसमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के। क्लियर। तो ये ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान होगे सर कहाँ पे कौन सा रिएक्शन दिया है, क्योंकि यहाँ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है। और ट्रस्ट में एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आईआईटी क्या पूछने वाला किसी को नहीं मालूम। हम लोग बहुत बार सोच के जाते हैं चलो आईआईटी इतना ही पूछेगा, लेकिन हर बार नया रिएक्शन आ जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पढ़ने का। हमारा यही काम है कि हम किसी तरीके से पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद कर पाएँ उतना ज़्यादा याद कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आईआईटी क्या पूछेगा किसी को नहीं मालूम है। पूछ लिया जाता है, उसके बाद अगले साल बताया जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन उसने पूछा था, तो वो दोबारा से आपके नेक्स्ट वाले बैच को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये गलत तरीका है। कोशिश करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। क्लियर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 5 रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन फैमिली में जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या क्या था? +2 एंड +4 था ना भाई, बताओ। कार्बन फैमिली में अगर मैं कार्बन की बात कर लेता हूँ तो 2s2 2p2। क्लियर। ये दो निकाल दो और फिर ये दो निकाल दो, समझ में बात आई। अब वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन फैमिली में। तो जनरल जो होता है वो तो +3 या +5 होता है। क्लियर। +3 +5 कैसे होगा देखो आप, या तो ये तीनों निकाल दो तो फुल फील्ड स्टेबिलिटी, या पूरा निकाल दो। क्लियर, बात समझ में आई। या तो ये तीनों निकाल दो या ये निकाल दो, तो ये स्टेबल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही है, इसके बीच वाले भी मिलते हैं, +1 भी मिलता है, +2 भी मिलता है, +3 भी मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा -3 भी मिलता है, -3 भी मिलता है, -3 में भी मिलता है, जैसे अमोनिया। अमोनिया -3 का ट्रेंड भी मिलता है हमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें हम नाइट्रोजन फैमिली की, तो हमें बेसिकली क्या क्या मिला, +3 +5 और -3। -3 कब मिल रहा है? जब ये हाइड्राइड्स बना ले रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बना कर ले रहे हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया 3.04, हाइड्रोजन का 2.1। समझ में आ रहा है। तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो, अब +3 का कोई केस देख लेते हैं हम, N2O3। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा आपका +3। एक नाइट्रोजन का एवरेज। N2O5 देख लेते हैं, तो ये आपका +5 आ जाएगा। तो जो हमारा जनरल आया वो आया -3 +3 और +5। लेकिन जब हम बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ -3 नहीं बनाता है, बिस्मथ +5 भी बहुत कम बनाता है, बिस्मथ +3 में स्टेबल होता है। आप रीज़न बताओ क्यों, बताओ।
तो आपने कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ +3 वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम स्टेबल होता है। ऐसा रीज़न क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है? जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है डाउन द ग्रुप जाने पे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एस वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये आसानी से दे नहीं पाता है, एस वाला नहीं दे पाता है, ये तीनों जा सकते हैं। हमने बोला +5 कब आएगा भाई? जब ये भी दोनों जाए और ये भी जाए, लेकिन जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से ये नहीं जा पा रहा है, यही जा रहा है तीनों, तो +3। बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं Bi +3 Sb +3 एंड आर्सेनिक +3, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताइए? सबसे ज़्यादा इसका? नहीं उल्टा, ठीक है, उल्टा सोचते हैं। अब बताओ, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? दैट्स वाई BiF5 बहुत रेयरली बनता है, बहुत रेयरली बनता है। अगर ये बनेगा भी ना तो तुरंत BiF3 में टूटता है, प्लस BiF3 प्लस F2। क्लियर? देखो आप +5 में था, +3 में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर इनऑर्गेनिक को आप ऑक्सीडेशन नंबर के साथ डील करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड। मैंने आपको बोला कि +3 और +5 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्लियर? और मिनिमम कितना बना सकता है? -3। मैक्सिमम कितना बना सकता है? +5। मिनिमम -3, मैक्सिमम +5। तो -3 और +5 के बीच में अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, -3 और +5 के बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हो गया +1, +2, +3, +4, 0, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। जब इसमें हमारे नाइट्रोजन आते हैं या फॉस्फोरस आता है ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये टूटता है दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंट्रा रेडॉक्स। इंट्रा रेडॉक्स की बात कहाँ पे की थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ पे देखो आप एग्जांपल, HNO2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है, इंटरमीडिएट है, तो ये टूटेगा। तो तोड़ो भैया, तो ये एक मैक्सिमम पे जाएगा, क्लियर? ठीक है, एक मैक्सिमम पे जाएगा और एक छोटे पे जाएगा। तो ये गया आपका +5 पे और ये गया +2 पे। बात समझ में आई क्या? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, बताऊंगा, याद दिलवाऊंगा आपको दोबारा से। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो आप यहाँ पे फॉस्फोरस 0 पे है, फॉस्फोरस 0 पे है, NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये गया -3 पे, PH3 फॉस्फीन बनाया, क्लियर? और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनाया, तो यहाँ पे +1 पे है। तो देखो आप इंटरमीडिएट है, टूट रहा है तो एक ज़्यादा पे जा रहा है, एक कम पे जा रहा है। ये देखो इंटरमीडिएट है, टूटा तो एक ज़्यादा पे गया, एक ज़्यादा पे गया, एक कम पे गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो -3, +3 और +5 इसमें रहता है, -3, +3, +5। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाने लगते हैं क्या होता है? +5, +3 बनाने की टेंडेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है, +5 बनाने की टेंडेंसी घटनी शुरू हो जाती है। -3 बिस्मथ नहीं बनाता है, ये चीज़ याद रखना। तो डाउन द ग्रुप जाने पे -3 बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। -3 बना किससे रहा था? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड
BiH3। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रही है वो 2p और 1s का हो रहा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग 3p 1s का हो रहा है। यहाँ पे 4p 1s का हो रहा है। यहाँ पे 5p 1s का हो रहा है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ओवरलैपिंग हमारी कमज़ोर होती जा रही है, बेकार का लैपिंग हो रही है। दैट्स वाई ये -3 बनाने की टेंडेंसी घट जाती है, +3 बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, +5 बनाने की घट जाती है। बात समझ में आई? अगर इंटरमीडिएट कुछ मिला 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ मिला तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए। सेकेंड बात आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा EH3 टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है। E क्या क्या हो सकता है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जल्दी बॉन्ड नहीं बनाता है, आपको बताया ओवरलैपिंग की वजह से, बेकार ओवरलैपिंग होती है इसमें नहीं बनाता है। तो हमारे पास मिल गया अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, SBH3 और BiH3। क्लियर? कुछ ट्रेंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद करना है। तरीके मैं बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले की बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा ट्रेंड हमारा चला था कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बताओ, सेम ट्रेंड लिखो। NH3 से ज़्यादा होगा PH3 क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। उसके बाद ASH3, उसके बाद SBH3, उसके बाद BiH3। सही है? थोड़ा सा चेंज आता है उसमें, और ये रीजन है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल्स आसानी से नहीं टूटेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहाँ पे आ जाता है। बात समझ में आई? सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? PH3, फिर ASH3, फिर आ जाएगा आपका NH3 के बाद SBH3 और फिर आ जाएगा BiH3। कुछ भी रटना नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। NH3, PH3, ASH3, SBH3। BiH3 को नहीं लेते हैं क्योंकि बॉन्ड उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। फिर तो अब देखो आप, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड है ना। अब यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट डालेगा और ये सबसे आगे आ जाएगा, ये सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो PH3, ASH3, SBH3 और NH3। बात समझ में आई क्या? इसको नोट डाउन करिए। अब याद कैसे करें? तो देखो आप, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यही गड़बड़ आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में B पहले आता है, तो हमने क्या किया, इसका पोजीशनिंग कर दिया 1 2 3 4 5। क्लियर? तो आपको मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट में B पहले आता है, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे आ रहा है ये। क्लियर? यहाँ देखो 1 2 3 4। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट में B पहले आ रहा है तो ये 3 पे आ रहा है, और ये देखो मेल्टिंग पॉइंट में M बाद में आता है ना, B पहले M बाद में, तो ये 4 पे आएगा। बात समझ में आई? ऐसे भी सोच सकते हो, B मतलब 2, अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म की बात करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म की, A मतलब 1, B मतलब 2, तो 2 + 1 याद रखना, 3 पे जाएगा, 2 से 1 आगे जाएगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट उससे भी 1 आगे जाएगा। क्लियर? याद करने का तरीका है, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी। कई जगह पे स्टेबिलिटी भी लिखा रहता है, ये तो आप आसानी से बता दोगे। बताओ, जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बॉन्ड को ही तो तोड़ना है, तो बड़ा मुश्किल होगा ना। तो
ऑर्डर क्या आ जाएगा, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3 ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। सबका लॉजिक जरूर लिखना, नोट्स अच्छे से बनाना भाई। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, और कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना पड़ रहा है। अभी तक सारी चीज़ एकदम नॉर्मल चल रही है। बस एक बोला मैंने आपको, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना। तो बॉइलिंग पॉइंट में B पहले आता है, तो B+1 3 पे जाएगा, तो फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर अमोनिया, बाकी सेम ट्रेंड होगा। और मेल्टिंग पॉइंट में M बाद में आता है, तो 3+1 4th पोजीशन पे जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट में मैंने BiH3 नहीं लिखवाया है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे भी BiH3 की बात नहीं की जाती है, बहुत रेयर में आपको BiH3 की बात की जाती है, ठीक है। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब यहाँ पे हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। तो हाइड्राइड्स में जो इजीली अपना H+ दे देगा, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। जो इजीली अपने H+ दे देगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। आप बताओ सबसे इजीली H+ कौन देगा, जिसके ओवरलैपिंग सबसे कम, ये हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ H+। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा आपका, BiH3 सबसे ज़्यादा होगा, आसानी से H दे देगा, ओवरलैपिंग कम है। फिर SBH3, फिर ASH3, फिर PH3, फिर NH3। बोलो कितना आसान है ना, कुछ समझना है इसमें, कुछ भी दिमाग ज़्यादा लगाना है क्या, नहीं, एकदम सिंपल है, सारे लॉजिक के साथ चल रहे हैं अपन। इसके बाद बात आती है बेसिक नेचर का। NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। बेसिक नेचर का क्या मतलब होगा, जो लोन पेयर आसानी से दे पाए, सबके पास एक एक लोन पेयर है, सबसे आसानी से कौन देगा बताओ, सबसे आसानी से कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किसके पास होगी, जिसके पास साइज छोटा हो। बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज छोटी हो। जिसकी साइज छोटी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। बोलो वॉल्यूम डिपेंड करता है साइज पे, साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लियर। तो यहाँ पे ट्रेंड आपका ये आ जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बॉन्ड एंगल। ये तो आप बता ही दोगे। बोलो भाई बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमोनिया का, फिर फॉस्फेन, फिर ASH3, फिर SBH3। होगा कि नहीं होगा बताओ आप। बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बोलो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट होगा। क्लियर। ड्रैकोस रूल भी देख सकते हो आप। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 107 डिग्री 8 मिनट। PH3 94, 92, 91। यहाँ ड्रैकोस रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप, ऐसे आ जाता है। ये आपका बॉन्ड एंगल का ट्रेंड हुआ। टोटल 6 ट्रेंड आए। पहला बॉइलिंग पॉइंट में तीसरे नंबर पे आ रहा है, बी मतलब 2, तो अमोनिया तीसरे नंबर पे चला जा रहा है। क्लियर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, तो अमोनिया चौथे नंबर पे चला जा रहा है। फिर थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, बेसिक नेचर एंड बॉन्ड एंगल। थर्मल स्टेबिलिटी आसानी से देखिए बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग है, नीचे जाने पे ओवरलैपिंग घटती जा रही है, ओवरलैपिंग घटेगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। रिड्यूसिंग नेचर H+ देना है तो जहाँ पे हमारी वो ओवरलैपिंग कम होगी वहाँ से H+ अच्छे से दे पाएगा, तो सबसे ज़्यादा BiH3।
बेसिक नेचर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ से आसानी से देगा, तो अमोनिया सबसे ज़्यादा देगा। बॉन्ड एंगल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हो, और ये भी देख लो आप, यहाँ पे ड्रैकोस रूल लगता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद बात आती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा या तो E2O3 या क्या बनाएगा E2O5। बोलो, N2O3 P2O3, तो ये डबल हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ P2O3, तो ये हो जाता है P4O6। ये अब AS4O6, SB4O6 और BI4O6, ये बनाएगा आपका N2O5, P4O10, AS4O10, SB4O10 और BI4O10। क्लियर, रीजन देखते हैं हम, तो E एंड O, ये अपना ऑक्साइड और ये अपना +3, ऐसे बनते हैं। या फिर देख लो आप E और O, इसका +5 और इसका -2, तो ये हो गया E2O5 और ये हो गया आपका E2O3। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। E क्या क्या हो सकता है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Bi। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हमारे पास मिला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड Bi। इसके ऑक्साइड मिल गए, तो नाइट्रोजन फास्फोरस के ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड्स जो होंगे ये एम्फोटेरिक होंगे, बताओ होंगे कि नहीं होंगे। मेटलॉइड का है ना, मेटलॉइड है, और ये बेसिक होगा। बात समझ में आई। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि हमारे पास टोटल न्यूट्रल ऑक्साइड्स कितने हैं, टोटल न्यूट्रल ऑक्साइड्स बताओ आप। दिमाग दो, थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग पे, याद आएंगी चीज़ें, सब भूल गए होगे घर पे बैठे बैठे। तो यहाँ पे आपका है H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड N2O। क्लियर, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड N2O, ये हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। अब याद कैसे करें, तो याद कराने ट्रिक तो है ही अपने पास, हर चीज़ का ट्रिक बनता है, इसका भी बनाते हैं। तो जब ठंडी का सीज़न आता है तो आप नवोदय वाले बच्चे हो, नहाते हो कि नहीं नहाते हो, बहुत कम नहाते होगे। तो जब ठंडी का सीज़न आता है तो हम पानी को ना करते हैं, पानी नहीं चाहिए हमें, नहीं नहाना है, ठीक है। तो पानी को ना, क्लियर, याद रहेगा, कंफ्यूज मत हो ना, पानी को ना। बात समझ में आई, याद रखिए इसको। इसके अलावा अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा एम्फोटेरिक बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। बेसिक रीजन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का होता है वो होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से हम पता करते हैं MOH, ठीक है, कोई भी मेटल ले लीजिए, तो यहाँ से हम पता करते हैं कि ये एम्फोटेरिक होगा या बेसिक होगा या एसिडिक होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब सोचो ज़रा, अगर इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो, इस बॉन्ड से, ये X है ये Y है, ध्यान समझना, अगर इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और इसकी कम हो तो ये आसानी से टूटेगा। तो ये क्या बनाएगा आपका MO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दे रहा है तो ये एसिड हो जाएगा। केस दूसरा ले लेते हैं, अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो, इसकी ज़्यादा हो,
तो ये नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। तो उस केस में क्या होगा, M पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ये बेस बना लिया। बताओ, अब तीसरा देखते हैं कि x इक्वल टू वाई हो। यहाँ पे क्या था आपका, पहला केस देखते हैं। पहले वाले केस में ये H प्लस दे रहा है, मतलब x की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ x की बॉन्ड एनर्जी कम है। तो x की बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये टूट जाएगा, तो M पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। और तीसरा केस है x इक्वल टू वाई हो, तो ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। बॉन्ड एनर्जी से ही आता है ये कॉन्सेप्ट, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा IIT पूछ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये याद रखना आप, ZNO, Al2O3, PbO, PbO2, BeO, SNO, SNO2, MnO, MnO2, MnO2, B2O5, Cr2O3, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो मैंने आपको मेटलॉइड्स में बताया, कौन कौन से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। तो इसके ऑक्साइड्स, मेटलॉइड के ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। याद करते हैं, बाबा का ट्रिक देखते हैं। तो बाबा का ट्रिक देखें, सब लोग तैयार हैं? दिमाग सबका यहाँ पे है कि नहीं है? चलो। जनाबे अली पंजाबी बेस्ड सॉन्ग मन से बजाया करो। क्या बोला? जनाबे अली पंजाबी, देख रहे हो, बादशाह के गाने बजेंगे, बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो, बजाया करो। कन्फ्यूजन दूर, बोलो, बाबा की बूटी काम कर गई। जनाबे अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो, याद रहेगा। और बाकी क्या रहेंगे? मेटलॉइड्स कौन कौन से, जल्दी जल्दी बोलो। देखो, बबीता, गीता, सीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। इनके ऑक्साइड्स क्लियर हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 17 याद रखना है आपको। याद हो जाएगा ना? इजी है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करो। दो तरह का हमारे पास ऑक्साइड है, A2O3 और A2O5। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो +3 पे है, यहाँ +5 पे है। तो आपको ये बताना है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो +5 वाला हायर ऑक्सीडेशन वाला मोर एसिडिक होता है। समझ में आई बात? मोर एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लिए गए हैं, मैक्सिमम था वो सारे निकाल लिए गए। तो ये आसानी से बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो आप, जब +5 में रहेगा इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो अभी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा अपना मेटल। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है जब भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पे 3 ही ले पाएगा, यहाँ ज़्यादा ले पाएगा, इसलिए ये ज़्यादा मोर एसिडिक कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिवली आपके लिए बता रहा हूँ ये। रिएक्शन विथ हैलाइड्स, सेम जैसा हमने ऑक्साइड का रिएक्शन कराया था वैसे हैलाइड का भी करा लेंगे।
तो क्या बनाएगा, EX3 या EX5 बनाएगा। बोलो, +3 वाला या फिर +5 वाला। बात समझ में आई। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है, NCl5 is not formed but PCl5 is formed। क्लियर। तो आंसर आप आसानी से दे सकते हो। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इल्ला राइट। एंड फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंसी 5 या 6 भी बोल सकते हो आप। होती है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जाती है, देखा गया है, अब 6 मॉलिक्यूल देखा गया है। ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँचते। बात समझ में आया। तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए PCl5 मिल सकता है और NCl5 नहीं मिल सकता है। बात समझ में आई, लिखो इसको। अब हमारे पास हैलाइड्स मिल गए। कौन कौन से हैलाइड्स मिले, NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 एंड BiCl3। ये हमारे पास हाइलाइट्स मिल गए। अब हमें कराना है इसका हाइड्रोलिसिस। आसान है, बोलो भाई। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। पानी चाहिए, पानी लगा दो भाई, सबको पानी दे दो। बिना पानी के तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। पानी दे दिया। और मैंने आपको बोला था इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम टाइम पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पे जाओगे तो काम बन जाएगा। बोलो। और अगर काम बन जाता हर टाइम पे तो उसे इनऑर्गेनिक नहीं बोलते। खौफ तो होगा ना। एनीवे, खौफ को ख़त्म करेंगे आज। तो होता क्या है, सबसे पहले देखो आप, हाइड्रोलिसिस जब भी कराना हो, जब भी, एक दो केसेस छोड़ के वो बताऊंगा मैं आपको। जब भी हाइड्रोलिसिस कराना हो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसी ऑक्सीडेशन नंबर का आप हाइड्रोक्साइड बना दो। फिर से सुनो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोक्साइड बना दो। बनाते हैं भाई। तो NOH3, बोलो, बाकी देखते हैं प्रोडक्ट। ये बन जाएगा POH3, ये बन जाएगा ASOH3, ये बन जाएगा SbOH3 और ये बन जाएगा आपका BiOH3। ठीक है। अब देखो ज़रा आप यहाँ पे NOH3, अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया आपने NOH देखा क्या? याद करने का तरीका बता रहा हूँ। NOH देखा नहीं, तो अगर OH नहीं देखा तो और दूसरा क्या ऑप्शन है, HOH। अगर OH नहीं देखा मतलब ये पार्ट नहीं गया, तो ये देखा है आपने, बिल्कुल देखा है। तो NH3 देखा है ना भाई। अगर ये NH3 है तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें HOCl। ठीक, ये देखा है, नहीं देखा है? अरे देखा है क्या? हाँ बिल्कुल देखा है। तो सेम रहने दो, H3PO3, और बाकी दूसरे को हमने दे दिया HCl। H दे दिया दूसरे को, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया। ये भी यही है, H3ASOH प्लस HCl। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ होता है, ये दोनों गड़बड़ होता है। मैंने क्या बोला था आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना, तो रखो। ये देता है आपका SbOCl प्लस HCl एंड ये देता है BiOCl प्लस HCl। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखो। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ बात की जाए तो ये -2 और ये -1। ठीक है, ये -2 -1, तो ये +3 हो गया भाई। बोलो आप, ये देखो ये +3 आ गया,
ये भी +3 है और ये -3 है। क्लियर? तो ये स्पेशल केसेस हैं, ये दोनों और एक ये स्पेशल केस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका क्या है? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? एन एस बी एंड बी आई, एन एस बी एंड बी आई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको अगर आप नहला दो, पानी दे दो तो बीमार पड़ जाते हैं, पानी से एलर्जी होती है नहाने से, ठीक है। लेकिन बाकी सब जितने होते हैं वो पानी से एलर्जी नहीं होती है उन लोगों को, तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो मैंने बोला नहीं सब बीमार, पानी देने से नहीं सब बीमार, समझ में आया? नहीं सब बीमार, क्या बोला? नहीं सब बीमार। बाकी सबको बीमारी होती है, बाकी सबको बीमारी नहीं होती है, इन्हीं तीनों को बस बीमारी होती है। बाकी सबको बीमारी नहीं होती है, पानी से हाइड्रोलिसिस करने से बाकी सबकी बीमारी नहीं होती है, इन्हीं तीनों को बीमारी होती है। हाइड्रोलिसिस करने से बाकी सबको बीमारी नहीं होती है, इन्हीं तीनों को बीमारी होती है, नहीं सब बीमार। बात समझ में आई? ये क्या बनाएगा? अमोनिया। अमोनिया के प्रिपरेशन में काम आएगा भाई, समझो। ये क्या बनाएगा? SbOCl। ये क्या बनाएगा? BiOCl। समझ में आया? बोलो, इसको नोट डाउन करो। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। NCl3 ऐसा क्यों कर रहा है? देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.04। बोलो भाई, इसका होता है 3.16। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होनी चाहिए वो इधर होना चाहिए, होगा ना भाई? होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो गई तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो लोन पेयर यहाँ जाना चाहिए ना। लेकिन लोन पेयर जाने के लिए कमरा भी तो खाली होना चाहिए। बताओ, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर है ना भाई, अभी भी है, और 3 बॉन्ड्स भी बना चुका है। अब बताओ, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? समझ में आई बात? तो ये नहीं जाता है क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं है खाली। तो ये OH अगर उधर नहीं गया तो क्या होगा? अब उधर नहीं गया तो इधर जाएगा। इसके पास जाएगा कि नहीं? सोचो, जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है भाई। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। बोलो, 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो अगर गया तो आपका क्या बन गया? NCl OH एंड H, Cl ये अपना बना, ये बना। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड टूटता है तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा NCl OH Cl। क्लियर? और ये जो आपका था H+, ये इसको खींचेगा और यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा। बात समझ में आई? तो क्या आ गया आपके पास? NHCl और यहाँ मिल गया HOCl। फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर ये जाएगा, एक और H आएगा, फिर ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ये जाएगा, एक और H आएगा, तो NH3 + HOCl। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्सक्लूसिव है, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा। NCl3 की हाइड्रोलिसिस। क्लियर? इसको नोट डाउन करो।